सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। तो भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल को ही क्यों? 11 अप्रैल को महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जयंती होती है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर। इसे 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया ने शुरू किया था मनाना। ये दिन कस्तूरबा गांधी की 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी भारत में महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, तो याद रखना 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस भी होता है, जिसको मनाने का उद्देश्य है पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो धीरे धीरे गति और मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। तो ये 11 अप्रैल को 2 दिवस आपको याद रखने हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्लोवाकिया। आपको याद है, अभी हमने पढ़ा था, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पुर्तगाल और स्लोवाकिया के दौरे पर गई हुई थी। जब वे अभी स्लोवाकिया गई तो उनको वहां के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और ये सम्मान सार्वजनिक जीवन में उनके असाधारण योगदान, न्याय और समावेशी शासन के लिए उनकी वकालत का सम्मान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी स्लोवाकिया की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति है। उनसे पहले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 1996 में स्लोवाकिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने थे। अभी दूसरी राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं स्लोवाकिया जाने वाली। और जब ये पुर्तगाल गई थी तब भी हमने पढ़ा था कि पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन शहर का मानद नागरिक इनको बनाया गया और उन्हें लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। तो मैप में दिखाता हूं आपको, ये रहा स्लोवाकिया। ये एक यूरोपीय देश है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है ये, और कैपिटल ब्रातिस्लावा होती है, करेंसी है यूरो, और इसके प्रेसिडेंट है पीटर पेलेग्रिनी। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? तो आंसर होगा जापान। तो अभी वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने जापान के अरीदा शहर में पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है। ये 1948 के एक पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह ले। इस स्टेशन का नाम हत्सुशिमा स्टेशन है। इसे मात्र 6 घंटे में बनाया गया है। तो सिंपल से याद रखेंगे, किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बना दिया? तो ऐसा कर दिया जापान ने। अब जापान की बात है तो मैं आपको जापान जरूर लेकर के चल रहा मैप में। जापान कैपिटल टोक्यो हो गई, करेंसी हो गई येन, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हो गए, यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं, और लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय की भूमि, सूर्योदय के देश के रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ पे आपको होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप, शिकोकू द्वीप ये यहीं पर मिलेंगे, और कुछ और। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 220.10 गीगावाट। तो अभी हमारे जो अक्षय ऊर्जा मंत्रालय है उसी ने एक डेटा जारी किया है, और उसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में, या यूं कह सकते हो 31 मार्च 2025 तक देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता ये 220.10 गीगावाट हो गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में कितनी थी? 198.75 गीगावाट थी, और अभी 220.10 गीगावाट हो गई है। यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई है? 29.52 गीगावाट की बढ़त देखी गई है। और अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2024 में भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश है। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे ब्राजील है, और चौथे पे भारत है। अच्छा, भारत का लक्ष्य क्या है 2030 तक? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का, यानी कि 2030 तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कितना? 500 गीगावाट। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 15 अप्रैल 2025 को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल स्त्री शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। कब? 15 अप्रैल 2025 को।
ये शिखर सम्मेलन, ये समिट महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है और ये इसका दूसरा संस्करण है। अब फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वेरका डेयरी ब्रांड के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा वीरा। तो भारत भर में बिक्री को बढ़ावा देने और उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत की 7वीं सबसे बड़ी पंजाब आधारित दूध सहकारी संस्था मिल्क फेड इसका नाम है, इसने अपने वेरेका डेयरी ब्रांड के लिए वीरा को नए शुभंकर मैस्कॉट के रूप में चुना है। शुभंकर वीरा का मतलब होता है भाई। तो आप देख सकते हो इसमें एक मुस्कुराते हुए युवा सिख लड़के को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो वीरा इसका शुभंकर है। कौन सा डेयरी ब्रांड है? वेरका डेयरी ब्रांड है ये। और आप कह सकते हो ये भारत की 7वीं सबसे बड़ी पंजाब आधारित दूध सहकारी संस्था है। कौन सी? मिल्क फेड। और इसी का ये डेयरी ब्रांड है जिसका नाम है वेरका। और वेरका से ही याद रख लो इसका मैस्कॉट क्या है? वीरा। वेरका वीरा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो आंसर होगा रत्नापुर। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया है। तो छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित खुलताबाद न केवल अपने दर्शनीय और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के साथ साथ उसके बेटे आजम शाह और हैदराबाद निजाम वंश के संस्थापक आसफ जाह प्रथम की कब्रों के लिए भी जाना जाता है। पर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का स्मारक बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। और वैसे इसका जो नाम है ना, वो मूल रूप से इसका जो ओरिजिनल नाम हुआ करता था उसी के नाम पे रखा गया, मतलब वही रख दिया गया। पहले इसको रत्नापुरी कहा जाता था, लेकिन मुगल काल में या मुगल काल के दौरान इसका नाम बदल दिया गया और उस समय इसका नाम बदल के खुलताबाद कर दिया गया। लेकिन अभी हमने वापिस इसका जो मूल नाम था वही रख दिया, खुलताबाद का रत्नापुर हमने इसका नाम रख दिया। ये आप ध्यान रखना। वैसे आपको ऑलरेडी पता है महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम भी बदल दिया जा चुका है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। उस्मानाबाद का नाम भी बदला था, धाराशिव इसका नाम रखा था। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने की योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा? इसमें शादी जैसे जो समारोह होते हैं उसमें 3,000 रुपए में आप बर्तन ले पाओगे और इन बैंकों का संचालन एनजीओ के द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? ये बर्तन बैंक लाने का जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आयोजनों में प्लास्टिक के उपयोग को खत्म कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। आप देखते होंगे बहुत सी बार, खास तौर पे अगर ग्रामीण इलाकों से आप हैं या जाते हैं शादी ब्याह में, तो शादी वगैरह प्रोग्राम जब हो जाता है तो उसके बाद जब टेंट वेंट बम्बू वगैरह हटते हैं तो देखोगे प्लास्टिक की कटोरियां, प्लास्टिक के गिलास ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही हवा में फैलते रहते हैं इधर उधर। तो उस प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करना है। सरकार कह रही है हम आपको बर्तन देंगे सस्ते में, लोग प्लास्टिक लेकर के आ जाती है। पहले आपको याद हो, पहले पत्तल दूने जो चला करते थे वो पत्ते के बना करते थे, बहुत पहले की बात है ये, 10-12 साल पहले की बात। अब तो सब प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक की कटोरी आती है, प्लास्टिक की थाली आ रही है। तो उन सब प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए सरकार कह रही है हम बर्तन देंगे सस्ते में, बर्तन ले जाओ, उसमें खाओ और वापस धो धुआ के जमा करा देना। तो आपको उसी रेट में हम जिस रेट में आप प्लास्टिक ला रहे थे हम आपको बर्तन दे देंगे स्टील वगैरह के, आप उपयोग कर लो और वापस दे जाना। जिससे प्लास्टिक का जो उपयोग होगा वो कम हो सकेगा और इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सिंपल सा याद रखना भी, किस राज्य ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। प्राक्कलन रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023, ये रिपोर्ट का नाम है। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पर है। इसके बारे में आपको समझाता हूं क्या कहती है ये रिपोर्ट। पहले रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना, ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से लेकर 2023 तक। इसे संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है और इसमें बताया कि मातृ मृत्यु दर के बारे में। अच्छा, पहले मातृ मृत्यु दर की बात कर ले। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो क्या होता है? 1 लाख जीवित बच्चों पर मृत माताओं की संख्या, ये मातृ मृत्यु दर कहलाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी माताओं की मृत्यु हो गई है। और इसी मामले में यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो के मामले में टॉप पर कौन है? नाइजीरिया। टॉप पर आने का मतलब है यहाँ पे सबसे ज्यादा माताओं की मृत्यु हुई है। कौन से पीरियड में? सन 2000 से लेकर 2023 तक का ये डेटा है। तो नाइजीरिया इस मामले में टॉप पर है।
परसेंटेज वाइज बात करेंगे पूरी दुनिया में कितना परसेंटेज यहाँ पे ये हुआ, तो 28.7% मात्र मृत्यु दर के साथ ये पूरे विश्व में टॉप पर है। और दूसरे स्थान पे भारत है। दूसरे स्थान पे दो देश है, एक तो भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कितने परसेंट के साथ? 7.2% के साथ। तीसरे पे पाकिस्तान है 4.1% के साथ। तो भारत का याद रखना रैंक क्या है, दूसरा है, पहले पे नाइजीरिया है। पर इसमें यह भी बताया गया है कि भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में गिरावट भी देखी गई है। अगर हम सन 2000 से कंपेयर करते हैं 2023 की, सन 2000 में जो ये मातृ मृत्यु दर था 62 था और अभी 2023 में है 80 आ गया है। कितनी गिरावट देखी गई है परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो 78% गिरावट देखी गई है। और पूरे विश्व में अगर बात करते हैं कि सन 2000 से लेकर 2023 में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट है ये पूरे विश्व में, तो 40% की गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो जिस तरह का डेटा। फिर अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप 2025 का पहला चरण कहां पर आयोजित होगा? तो होगा नहीं, हो चुका है। तो आंसर होगा इसका अर्जेंटीना में। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2025 का भी पहला चरण पूरा हुआ है। 1 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक। कहां पे? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, याद रखना। और कैपिटल, जितनी भी इंपॉर्टेंट कैपिटल्स है उनके ऊपर मैं एमसीक्यू आपकी क्विज, आपका टेस्ट तैयार कर चुका हूं क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, तो उसकी प्रैक्टिस आप करते रहना ताकि सभी इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है उनकी कैपिटल्स आपको धीरे धीरे याद होने लगे। वो प्रैक्टिस से ही आएगा, रटने मत बैठना। एक पेपर ले लिया और सुबह शाम रटते, और उससे अच्छा है क्विज आप लगाओ। डेली क्विज लगाओगे 1-2 मिनट तो धीरे धीरे आपको याद होने लगेगी। जैसे मान लो आज आपने कोई क्विज लगाई, कोई कंट्री की कैपिटल आई, आपने गलत कर दिया, आप सॉल्यूशन में जाके देखोगे उसका आंसर ये होगा, अच्छा ठीक है, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, अच्छा इसका आंसर ये मैंने गलत कर दिया था। जो गलत होता है ना वो आप ज्यादा ध्यान दोगे, जो सही होता है ना इंसान उस पर ध्यान नहीं देता, जो गलती होती है उस पर ज्यादा ध्यान देता है। फिर अगली बार वही टेस्ट आप वापस लगाओगे तो फिर आपको वो ध्यान में रहेगा, अच्छा इसका तो आंसर ये था। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में जाकर के आप क्विज लगाना, इसकी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे भारत ने कितने मेडल जीते? 8। इसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है। और पदक तालिका मेडल टैली में बात करेंगे तो टॉप पर चाइना है 5 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रोंज के साथ, और भारत दूसरे स्थान पर है 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रोंज के साथ। अच्छा, 4 गोल्ड ये भारत में जो जीते हैं, 4 गोल्ड किसने जीते वो नाम देख लो एक बार। विजयवीर सिद्धू, सिफ्त कौर सामरा, रुद्राक्ष पाटिल और सुरुचि सिंह। इनके नाम ध्यान रखना, अगर पूछे कभी इनका नाम देकर के इनका संबंध किससे है तो निशानेबाजी से। शूटर है ये, भारतीय शूटर है। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और ध्यान रखना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1907 में और इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। बाकी अभी जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, अब थ्योरी के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आप देखिएगा जो भी प्रश्न अभी आपको पढ़ाए गए हैं उनका जब टेस्ट होगा तो कितने प्रश्न आपसे सही बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, किसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो क्वेश्चन को रीड करने में, क्विज को सॉल्व करने में, दूसरे दोस्तों के साथ में आपकी रैंक क्या चल रही है। तो ये सब चीजें आपको वहां एनालिसिस कर पाओगे जब आप क्विज लगाओगे। तो क्विज मिलेगी आपको क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसकी डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। और वरुण पुरस्कार किसे दिया गया? राजेश उन्नी को। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में टॉप पे रहा फ्रंट रनर कैटेगरी में गुजरात। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर शुरू करेगा? उड़ीसा। और वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार अभी पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने वाला देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। और तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक अभी हुई काठमांडू में। जीआई टैग प्राप्त विलो बैट, नमदा, गब्बा, ट्वीड, क्रुएल का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पर मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा लद्दाख में। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। और आखिरी प्रश्न था, विक्रम 1 रॉकेट के लिए अभी कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था जोराल मिलोविक ये किस देश के राष्ट्रपति बन गए, तो आंसर होगा क्रोएशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।